हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में आज जो हम करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जीके जीएस का। ठीक है, हमने स्टैटिक जीके के टॉपिक पढ़े थे, साथ में करंट अफेयर के टॉपिक भी हमारे चालू हैं। उसी बीच आज जो हम करने वाले हैं वो एक प्रैक्टिस सेट है जो पिछले एग्जाम में पेपर हुआ था, किस प्रकार का पेपर आया था, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है क्योंकि आपको इससे अंदाजा होगा और आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उससे पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो, कितनी आपको और तैयारी करनी चाहिए। आप अपने आप पर भरोसा करके बैठे होगे, हाँ मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि हाँ मेरी तैयारी कितनी है और मुझे कितनी और करनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए और साथ में ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देना कि पेपर ये कैसा लगा आपको, हार्ड था, इजी था या मॉडरेट था। देखिए, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। सभी को पता है कि जो आर्यभट्ट था वो अंतरिक्ष में भारत का पहला क्या था, कृत्रिम उपग्रह। एक पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। अब प्रश्न क्या है, जिसे वर्ष रिक्त स्थान में प्रक्षेपित किया गया। जो आर्यभट्ट है वो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, उसे किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया, ये हमारा प्रश्न है। अब क्या आंसर आएगा, पहले आप इसका आंसर कर लीजिए फिर मैं बता देता हूं, उससे आपको पता लगेगा कि आपका सही है या गलत है। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी 1975। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। जो आर्यभट्ट है वो हमारे भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है जिसको 1975 में पूर्व सोवियत संघ का जो बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र था, कौन सा, बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया था। वजन की बात करें आर्यभट्ट के जो उपग्रह था, इसका वजन था 360 किलोग्राम। कितना था, 360 किलोग्राम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ये कहां से प्रक्षेपित किया गया। तो कहां से किया गया, ये किया गया पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। पॉइंट क्लियर। कब किया गया, 1975 में। ध्यान रखना भारत का पहला क्या था, कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। भारत के संविधान में जो अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें सीधा सीधा पूछ रहा है, यहां पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। लेकिन प्रश्न क्या है, यह ध्यान देना कि संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। यदि मूल संविधान की पूछता तो प्रश्न में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां। कितनी है, 12 अनुसूचियां। देखिए अनुसूचियों के बारे में यदि हम बात करें तो मूल में कितनी थी, 8 थी। वर्तमान में कितनी है, 12 है। अब ये 12 कहां से हो गई, तो 9वीं देखिए, जो 9वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ये आपको याद रखने हैं, 9, 10, 11, 12 ये 4 संविधान संशोधन हुए थे जिनके द्वारा संविधान में 4 अनुसूची ऐड की गई। और ये चारों अनुसूचियां और ये चारों संविधान संशोधन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, किससे संबंधित है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार कानून से। किससे, भूमि सुधार कानून से संबंधित है 9वीं अनुसूची। इसके बाद जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, कौन से संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन। किसके द्वारा, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 1985 के द्वारा। अब पॉइंट यह बनता है कि इस 10वीं अनुसूची में है क्या, दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। किसको, दल बदल से संबंधित है, इतना याद कर लेना बस। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। इसके बाद आती है आपकी 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है।
ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट है, इसमें 29 विषय हैं, ये ध्यान रख लेना। कितने विषय हैं? 29 विषय। जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इसके बाद 12वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो वो 74वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड की गई और ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। तो 11वीं और 12वीं जो है नगर पालिका, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। तो 11वीं अनुसूची आपकी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई, 12वीं अनुसूची आपकी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई, ठीक है। 9 पता लग गया आपको कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ऐड की गई। इसमें क्या है? भूमि सुधार कानून, ठीक है। इसी के बाद 10वीं की बात करें तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, जिसमें दल बदल से संबंधित कानून है। 11वीं में पंचायती राज है और 12वीं में नगर पालिका से संबंधित है। पॉइंट क्लियर? अब पता चल गया आपका कि मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है। 8 से 12 किस प्रकार से हुई? कौन कौन से संविधान संशोधन हुए जिनके द्वारा 9, 10, 11, 12 अनुसूची को ऐड किया गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत का जो मेघालय राज्य है उसमें सबसे अधिक वर्षा मेघालय में किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस में होती है? मोसिनराम। ऑप्शन यहाँ पर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या आएगा? मोसिनराम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। लगभग जो वर्षा होती है यहाँ पर वो 1141 सेंटीमीटर, लगभग की बात कर रहा हूँ, लगभग कितनी होती है? 1141 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अब आपको एक प्रश्न का मैं यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ये तो बात कर ली हमने भारत में सबसे अधिक वर्षा जो कि मेघालय के मौसिनराम में होती है, लेकिन प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि ज्यादा का बारे में आपको पता है तो जो कम है, कम वर्षा होती है उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला प्रश्न देखिए, बजट प्रत्येक रिक्त स्थान हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। बजट जो है वो प्रत्येक वार्षिक वित्तीय, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष है उसके हेतु सरकार की क्या करता है? अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का क्या है? विवरण है। देखिए, जो बजट होता है वो एक साल के अंदर जो भी काम करने हैं उन सब का लेखा जोखा होता है, कितना खर्च होगा, कितना प्राप्तियां होंगी, उन सब का जो विवरण होता है वो बजट के अंदर होता है कि सरकार ये काम करने जा रही है, इसमें इतना पैसा खर्च होगा, इसमें इतना पैसा खर्च होगा। जो सरकार का पूरा एस्टिमेट है एक साल का, वो क्या होता है? बजट होता है। उस बजट में उसका पूरी तरह से विवरण दिया गया होता है कि इस प्रकार से ये साल गुजरने वाला है, इस साल का बजट ये है, इन चीजों में हम इतने पैसे लगाएंगे, उनसे हमें ये प्राप्त होगा, ये हमें लाभ प्राप्त होगा, सरकार को इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा। ये सब चीजें जो है वो बजट के अंतर्गत आती हैं। आई बात समझ में? इसके साथ अगला प्रश्न देखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य हिंदू देवता रिक्त स्थान के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। यहां पर बात आई है मोहिनीअट्टम की। मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का है? बहुत बार बता चुका हूं, केरल का है। और केरल का एक और है, कौन सा? कथकली। देखिए, अब यहां पर ये प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा ये मैं पहले करवा चुका हूं। यदि आपने क्लास देखी है तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो, यदि नहीं देखी है तो फिर से देख लीजिए। इस प्रश्न को हम कर लेते हैं कि मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो किससे संबंधित है? विष्णु भगवान से। किससे? विष्णु भगवान से। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। लेकिन यदि आपसे पूछ ले जो केरल का दूसरा शास्त्रीय नृत्य है कथकली, उसका किस भगवान से संबंधित है, या वो कथकली किससे संबंधित है, कौन से देवता से, देवी देवताओं से संबंधित है? वो है कृष्ण भगवान से। किससे?
कृष्ण भगवान से। देखिए, शास्त्रीय नृत्य की बात जब भी आई है तब मैंने आपको बताया है। आज मैं आपको लास्ट बार बता रहा हूं, इसके बाद नहीं बताऊंगा। 8 शास्त्रीय नृत्य। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य। सबसे पहले 8वां कौन सा है? सत्रिया है, जो कि असम का है। इसको संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में कब ऐड किया गया था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये अब आप कभी नहीं भूलोगे, इनको अच्छे से याद कर लेना। जब भी शास्त्रीय नृत्य की बात आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी उससे संबंधित पॉइंट आता है, तभी मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ बात करें, असम का हो गया आपका। ओडिसी देखिए, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। कथकली हो गया आपका, मोहिनीअट्टम हो गया। इसी के साथ भरतनाट्यम की बात करें, भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। यदि आपसे पूछे भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है तो वो कौन सा है? भरतनाट्यम है। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है, मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का। इसी के साथ कथक जो है वो कहाँ का है? यूपी का। कहाँ का है? यूपी का। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 हो गए ना। तो ये 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। यहां से हमेशा पर्सनल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से कंठस्थ तरीके से आपको याद होने चाहिए। यदि ये याद नहीं है तो मैंने आपको करवाए हुए हैं लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की जो क्लास है वो देख लेना अच्छे से। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोक नृत्यों से संबंधित है और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और वो पर्सन है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं वो भी उनमें करवाए हुए हैं। आई बात समझ में? तो इसके साथ अगला प्रश्न देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है। नाम सुना होगा आपने, स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पति होती है, उस जगह को क्या किया जाता है? जो जंगल होते हैं उनको काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, साफ करके वहां पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। और कुछ समय तक यहाँ पर खेती करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कहने का मतलब इसमें जो उपजाऊपन है वो उपजाऊपन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कहने का मतलब सीधी सीधी भाषा में बात करें तो फसल कम होने लगती है, क्योंकि जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि उस पर क्या हो रही थी? लगातार खेती की जा रही थी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फिर यहां से हटते हैं, दूसरी जगह वनस्पति को काटा जाता है और जला दिया जाता है, वहां से साफ करके फिर वहां पर खेती की जाती है। उसको क्या बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। आगे बात समझ। अब चलते हैं हमारे प्रश्न पर। तो काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है, किस कारण से अपनाई जाती है ये विधि? देखिए, मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए नहीं। उर्वरा को कम क्यों करेंगे? कम तो अपने आप ही हो जाती है, वो धीरे धीरे लगातार कृषि करेंगे तब। दूसरा है क्षेत्र को जल्दी से खाली करने के लिए, ये भी कोई ठोस नहीं है जवाब हमारा। तीसरा है मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। जो मिट्टी का उपजाऊपन है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए ये काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है। कोई भी क्षेत्र है उसको साफ किया जाता है, वहां की वनस्पति को जला दिया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है। आई बात समझ में? तो ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। रिक्त स्थान सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। देखिए, सरकार जो है ना उसका एक तो कुल व्यय होता है और एक होती है कुल प्राप्ति। सरकार का जो कुल व्यय और कुल प्राप्ति होती है ना, इनके अंतर में या इनकी बात करें, इन दोनों का जो संतुलन है यदि वो नकारात्मक है, क्या है?
इन दोनों का संतुलन यदि वो नकारात्मक है तो वो क्या होता है, राजकोषीय घाटा। क्या होता है, राजकोषीय घाटा। ऑप्शन ए हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए, राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का क्या है, एक संकेत है। कहने का मतलब सरकार ने कितना खर्च किया और कितनी प्राप्ति की। यदि इनका संतुलन नकारात्मक है, कहने का मतलब कुल प्राप्ति तो कम हो और खर्च ज्यादा कर दे सरकार, तो वो क्या होगा, नकारात्मक हुआ संतुलन, तो वो क्या हो गया, राजकोषीय घाटा हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद रिक्त स्थान, कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल पूछा है, उसमें क्या है, राज्य विधायिका के संगठन, राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित हैं। भाग 6 की यहां पर बात हो रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाग 1, आर्टिकल 1 से 4 तक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 की हम बात करें तो भाग 2 है 5 से 11, जिसमें है नागरिकता। क्या है, नागरिकता। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 है 12 से 35 तक, जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद भाग 4 आपके 36 से 51, जिसमें आपके डीपीएसपी है, कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद आप क्या आते हैं भाग 4 का क, जिसमें आर्टिकल 51 का, जिसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, कहने का मतलब मौलिक कर्तव्य। इसके बाद आपका आता है भाग 5, जो आर्टिकल है 52 से 251, 52 से 151। ठीक है, 51 क्या हो गया, तो 52 से 151। इसमें क्या है, संघ सरकार। क्या है, संघ सरकार। अब बात यहां पर किसकी कर रहे हैं, भाग 6 की यहां पर बात हो रही है। तो भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। और आर्टिकल की बात करें तो 151 से 237 तक, 152 से 237 तक इसमें आर्टिकल है। लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा कि भाग 6 में आर्टिकल कहां से कहां तक है। इसमें यह पूछा है कि भाग 6 में कौन से आर्टिकल में राज्य विधायिका के संगठन, उसकी संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से होता है। तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 168 से 12, ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। यह पता चल गया कि भाग 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 5 से 11 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, भाग 4 डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक, भाग 4 का क्या, 51 का में जिसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में संघ सरकार है 52 से 151, और भाग 6 में राज्य सरकार है जो 152 से 237 तक है। आई बात समझ में। ये थे आपकी भाग 6, और भाग 6 में जो पूछा था वो आएगा ऑप्शन बी करेक्ट, 168 से 212 तक। पॉइंट क्लियर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक है। जो पृथ्वी की वायुमंडल की पहली परत है वो कहां से कहां तक है, जो हमारी सतह नीचे वाली, उससे 18 किलोमीटर तक कौन सी है, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सतह से 18 किलोमीटर ऊपर कौन सी परत है, क्षोभ मंडल परत है। इसी में बादल आंधी आते हैं। और साथ ही बात करें तापमान की, क्षोभ मंडल में तापमान की यदि हम बात करें तो प्रति दर 165 मीटर की हाइट पर यदि हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर की हाइट पर यदि हम जाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। किसमें, क्षोभ मंडल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो सतह से लगभग कितनी है, 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की परत है। किसकी परत है, क्षोभ मंडल की। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। सुजाता महापात्रा ने
रिक्त स्थान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। जो सुजाता महापात्रा है उन्होंने किसके लिए, कौन से नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये ध्यान रख लेना। और जो सत्रिया को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया था वो भी किसने शामिल किया था, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शामिल किया गया था। तो यहां पर हम बात करें, यहां पर ऑप्शन होगा ए ओडिसी। और ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। नाम से ही पता चल जाता है कहाँ का है, उड़ीसा का। यहाँ पर कथक दिया हुआ है कहाँ का है, यूपी का। कहाँ का, यूपी का। तो जो सुजाता महापात्रा है उन्होंने ओडिसी के लिए क्या जीता था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। आई बात समझ में। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है, ये हमें पता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ये हिंदू माह में, कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है। तो कौन से मनाया जाता है, भाद्रपद में। आम भाषा में जिनको हम गांव में बोलते हैं भादव में, ठीक है ना, भाद्रपद में ये मनाया जाता है। कौन सा, गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। साथ ही बात करें यहाँ पर फाल्गुन के बारे में बात करें तो होली जो त्योहार है हमारा वो फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये ध्यान रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है। होली का त्योहार फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के बारे में यदि हम चर्चा करें, कुछ बात करें, तो देखिए जो छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने क्या किया था, मुगलों के विरुद्ध मराठों को एक सूत्र में बांधने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। किसने की थी, छत्रपति शिवाजी, जो महाराज शिवाजी थे उनके द्वारा मुगलों के विरुद्ध मराठों को एक साथ लाने के लिए, या फिर कह सकते हैं एक सूत्र में बांधने के लिए गणेश चतुर्थी की क्या की थी, शुरुआत की थी, जो हिंदू माह के भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। क्या, गणेश चतुर्थी। पॉइंट क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में रिक्त स्थान के लिए किया जाता है। जो सीडो शब्द है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, जूडो में किया जाता है। और जूडो में किसके लिए किया जाता है, देखिए सबसे पहले बात आती है जूडो, जो कि जापानी मार्शल आर्ट है। जूडो क्या है, जापानी मार्शल आर्ट है। इसका जन्म कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। जूडो की शुरुआत या जन्म कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। अब बात यह आती है कि जो सीडो शब्द है इसका प्रयोग जूडो में किया जाता है। ये तो क्लियर हो गई, ये ध्यान रख लेना। पूछा जा सकता है सीडो शब्द का कौन से में उपयोग होता है, जूडो में किया जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है, साधारण दंड के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। जो सीडो शब्द है उसका प्रयोग जूडो में साधारण दंड के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनके सामने चार और ऑप्शन है, आपको मिलान करना है। पहले देखिए, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना किससे संबंधित होगा, जो कच्चा माल है उसको तैयार उत्पादों में बदलना खाद्य संसाधन हो गया ना, क्या हो गया, खाद्य संसाधन। जो कच्चा माल है उसको किस में बदलेंगे, उत्पाद में, वो उत्पाद बन गया तो क्या हुआ, खाद्य संसाधन। इसी के साथ दूसरा, भोजन का अध्ययन क्या होता है, खाद्य विज्ञान। भोजन का अध्ययन किसके अंतर्गत आया, खाद्य विज्ञान के अंतर्गत। तीसरा है खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन। जो खाद्य उत्पाद हैं उनका बड़े पैमाने पर उत्पादन तो किससे संबंधित होगा, खाद्य निर्माण से। ठीक है। चौथा है खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है। कौन देता है, खाद्य प्रौद्योगिकी। आई बात समझ में, फिर से देख लीजिए, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना, खाद्य संसाधन ही तो हो गए, वो संसाधन हो गए, वो तो उपयोग में आएंगे। अब किससे, खाद्य संसाधन, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना। दूसरा है भोजन का अध्ययन, क्या कहलाता है, खाद्य विज्ञान। किसके अंतर्गत आता है भोजन का अध्ययन, खाद्य विज्ञान के अंतर्गत। तीसरा है खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन, तो क्या होगा, खाद्य निर्माण। और चौथा है खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है, कौन, खाद्य प्रौद्योगिकी। अब देखिए, पहले ए में क्या है, 2 नंबर, बी में क्या है, 1 नंबर, सी में 4 नंबर और डी में 3 नंबर। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन है। पहले में है ए में 1 जो कि गलत है, बी में ए में 3 ये भी गलत है,
सी में ए में 4 गलत है, ये डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लिया मिलान। इस प्रकार से 1% पूछ लिया जाता है कभी कभार और नहीं पूछा जाता, तो ये ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, मोट की मस्जिद शासक के शासनकाल में बनवाई थी। जो मोट की मस्जिद है वो किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हैं हम? मोट की मस्जिद की यहां पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, मोट की मस्जिद रिक्त स्थान शासक के शासनकाल में बनवाई गई। तो किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। यहां पर सिकंदर लोदी के बारे में बात करें, लोदी वंश का शासक था, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, सीधी सी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सिकंदर लोदी है ये गुरुमुखी, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुरुमुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। किस उपनाम से? गुरुमुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी। महमूद तुगलक की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, कृषि के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। बहलोल लोदी की बात करें तो यह भी लोदी वंश का शासक था, जिसने बहलोली नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। किसका सिक्का? चांदी का सिक्का। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको पता होगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? जजिया कर। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब यहां पर बात आई है दिल्ली सल्तनत की, तो चलो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर ले। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो 1206 में हुई थी, जिस पर पहला वंश था गुलाम वंश, जिसने शासन किया था। किसने? गुलाम वंश ने। अब पॉइंट ये भी बनता है कि गुलाम वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया था दिल्ली पर? 1206 से 1290 तक। दूसरा आपका आता है खिलजी वंश, जिसने शासन किया था 1290 से 1320 तक। तीसरा आपका आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने शासन किया था 1320 से 1414 तक। ठीक है। इसके बाद आपका आता है सैयद वंश, और सैयद वंश ने शासन किया था 1414 से 1451 तक। और लास्ट और अंतिम वंश था, पांचवा वंश था दिल्ली सल्तनत का, अंतिम था 1451 से 1526 तक। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था 1206 से 1526 तक। इन 5 वंशों ने, पांचों वंश आपको पता होना चाहिए, इनका क्रम पता होना चाहिए, और ये भी इनकी सन पता होना चाहिए कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया था। एक बार फिर से देख लीजिए, गुलाम वंश ने जो शासन किया था वो 1206 से 1290 तक किया था। उसके बाद आया खिलजी, और खिलजी वंश ने शासन किया 1290 से 1320 तक। ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश आया, जिसने 1320 से 1414 तक शासन किया। फिर आया आपका सैयद वंश, जिसने 1414 से 1451 तक शासन किया। उसके बाद आया अंतिम वंश लोधी वंश, जिसने 1451 से 1526 तक क्या किया? शासन किया। पॉइंट क्लियर? आई बात समझ में? और ये जरूर ध्यान रख लेना, कृषि के विकास के लिए अमीर कोई नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी। और बहलोली सिक्का जो था चांदी का, वो किसने चलाया था? बहलोल लोदी ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl है? कौन सा तत्व है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? NH4Cl। तो कौन सा है? देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में है कार्बोनिल क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है? COCl2। कार्बोनिल डाई क्लोराइड है, कहने का मतलब 2 क्लोरीन है, तो यहां पर क्या हो गए? 2 क्लोरीन, COCl2। दूसरा है अमोनियम क्लोराइड, इसका होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम के हो गया, नाइट्रेट क्या होता है? NO3। क्या होता है? NO3। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है SiO2। क्या होता है? SiO2। डाइऑक्साइड है तो 2 ऑक्सीजन हो गए, डाइऑक्साइड SiO2। और सिलिकॉन क्या संकेत क्या होता है? Si। आई बात समझ में? अब प्रश्न क्या था कि NH4Cl कौन होता है? अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन बी क्या होगा यहां पर हमारा? करेक्ट होगा। ये सूत्र याद होनी चाहिए आपको। कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl,
पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।